नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। दिल्ली में शराब नीति को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो जंग चल रही है, उसमें आज एक और नया मोड़, एक नया चैप्टर खुल गया है। आरोप लगाएंगे, लेकिन अब सवाल यह है कि सबूत क्या है और कब दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह आरोप लगाया कि उनके यानी आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की साजिश की जा रही है। संजय सिंह के मुताबिक विधायकों को 20-20 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे हैं, लेकिन एक ही दिन में जो कल 5 करोड़ थे वो 20 करोड़ कैसे हो गए, इस बात की तो हैरानी मुझे भी है, क्योंकि कल तक आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि उसके विधायकों को 5-5 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे हैं। आप खुद सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आम आदमी पार्टी के पास फोन आ रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपए के ऑफर आम आदमी के विधायकों को दिए जा रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए। दिल्ली के विधायकों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। धमकी भरे शब्दों में कहते हैं 20 करोड़ का ऑफर है, ले लो, वरना जैसे मनीष सिसोदिया पर फर्जी मुकदमे लगा दिए, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे। यकीन मानिए, आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी तो हम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि या तो कोई रिकॉर्डिंग सामने आएगी या कोई पुख्ता सबूत आएगा, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या सिर्फ कोई ये कह देगा कि उसको खरीदने का ऑफर दिया गया है तो क्या जनता मान लेगी? अगर विधायकों को ऑफर दिया गया है तो उसका ऑडियो टेप क्यों नहीं जारी किया जा रहा? सबूतों को लेकर जब संजय सिंह से पूछा गया तो उनकी दलील आपको सुननी चाहिए, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मीडिया के सामने और देश के सामने रखी कि मनीष सिसोदिया से लेके हमारे तमाम माननीय विधायक सामने आपको आकर बता रहे हैं कि इनको तोड़ने का प्रयास किया गया। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? किसी ने बताया आपको पहले? जिनको टूटना होता है वो बताते नहीं। लेकिन आज की तारीख में बगैर किसी सबूत के आरोपों में कोई दम नहीं होता, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और अब वो दौर खत्म हो गया है जब इसी पार्टी के नेता बार बार आरोप लगाते थे और कोर्ट में मामला जाने पर माफी मांग लेते। सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी शराब नीति के नाम पर घोटाले के आरोपों का सीधा जवाब क्यों नहीं दे देती है? इस बात का जवाब क्यों नहीं दे देती है कि शराब नीति को वापस क्यों लिया? शराब नीति में ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली सरकार को घाटे का सामना करना पड़ा? आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। और सवाल तो यह भी है कि क्या वाकई बीजेपी ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर विपक्ष को चुप करने की कोशिश कर रही है? सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी से आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ हरीश खुराना जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ सौरभ भारद्वाज, जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। अभय दुबे जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आज तो बाकायदा पहाड़ी टोपी भी लगाई हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चितरंजन गगन साहब आरजेडी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चितरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुबारकबाद, अभी अभी आप की सरकार ने शक्ति परीक्षण जो है वो पास कर दिया है। शुभरास्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। शुभरास्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और परमजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परमजीत सिंह कात्याल पूर्व नेता हैं आम आदमी पार्टी के, और मैं इनका तारुफ आप से ऐसे करवाना चाहूँगी कि एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, और उस वीडियो में परमजीत जी ये कह रहे हैं कि उन्हें 2 सिम कार्ड दिए गए, एक फ़ोन दिया गया, और ये सब कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। उसके बाद क्या हुआ, खुद पूर्व नेता आम आदमी पार्टी के हम सुन लेते हैं पहले। परमजीत जी, आप पहले वो किस्सा मेरे दर्शकों को बता दीजिए, हुआ क्या था, और आप पूर्व नेता क्यों हैं आम आदमी पार्टी के? देखिए, शायद हमने अरविंद की मंशा को जल्दी पहचान लिया था। अरविंद केजरीवाल जो सत्ता में बने रहने के लिए और खबरों में छाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 2011 से अन्ना हजारे के आंदोलन से 2015 तक, जिस दिन उन्होंने शपथ ली, तब तक हम अरविंद केजरीवाल के साथ रहे,
और आप मानिए कि ज़्यादा समय, दिन में से 18-16 घंटे हमने अरविंद के साथ गुजारे। इसलिए हमने अरविंद को काफ़ी नज़दीकी से देखने का मौका मिला और कुछ ऐसे काम भी अरविंद के लिए किए, जैसा वीडियो में दिख रहा है। कई दर्जनों ऐसे काम हमने किए अरविंद के लिए, क्योंकि हम उस समय सोचते थे कि हम देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो वीडियो मैंने देखा है, मेरी टीम ने देखा है, लेकिन अभी हुंकार के दर्शकों को बताइए आप किस वीडियो की बात कर रहे हैं? देखिए, वो वीडियो दरअसल एक मनीष रायजादा हुआ करते थे, जो फॉरेन विंग के अध्यक्ष थे आम आदमी पार्टी के। उन्होंने एक चंदा चोर नाम से फिल्म बनवाई थी। उस चंदा चोर की वो क्लिपिंग में से वो वीडियो बना हुआ है, वो उठाया गया है। और उस चंदा चोर फिल्म जो मनीष रायजादा ने बनाई थी, उसमें से उन्होंने मैंने अपना जिक्र किया था कि मेरे साथ क्या क्या घटनाएं हुई। तो उसमें से एक वाक्य वो भी था कि 2013 के जब इलेक्शन हुए थे, जब क्योंकि उस समय मैं आम आदमी पार्टी में था, आम आदमी पार्टी की 28 सीटें आई थी। जैसे ही इलेक्शन हुआ, मैं वापस करनाल चला गया था और अगले दिन ही मुझे अरविंद का फोन आया, अरविंद के ऑफिस से फोन आया बल्कि, और उन्होंने कहा कि आपको ये काम करना है और आपको ये देखना है कि हमारे पार्टी के जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनके साथ आप तारुक कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए। और हमें ऐसा लगता है, हमें शंका है कि कुछ लोग हमारे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो उनके ऊपर क्या करना है। तो मुझे वापस करनाल से दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली बॉर्डर से कुछ देर पहले, जहां इस समय लगभग किसान आंदोलन का स्टेज था, वहां मैं रुका और वहां से कुछ एक साथी ने हमें, दिल्ली के ही साथी थे, उन्होंने हमें 2 सिम कार्ड दिए, शायद इंटरनेशनल सिम थे। हमने उन कार्डों से फोन किए थे और ये कहा था कि हमें नितिन गडकरी जी के ऑफिस से बोल रहे हैं, अरुण जेटली के ऑफिस से बोल रहे हैं और हम बताइए हमें कि आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी आपको 35 लाख का उस समय हमने ऑफर किया था। और लगभग 26 नेताओं को हमने फोन किए थे। वो वाक्य आज वायरल हो रहा है। अच्छा, तो परमजीत जी, आपने फिर केस क्यों नहीं दर्ज करवाया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ या उनकी पार्टी के खिलाफ, अगर उन्होंने इस तरीके का काम आपको करने को कहा तो? नहीं, मैं रूबिका जी, उस समय मैं इतनी स्थिति में नहीं था। मैं हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी था और उस समय ये सोचते थे कि शायद ये पार्टी बचाने की लड़ाई है, शायद व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, शायद देश बचाने की लड़ाई है और हमें इस काम में अरविंद का साथ देना था। लेकिन हम अरविंद की जो कूटनीति थी, अरविंद की जो राजनीति थी, अरविंद की जो चालबाजी थी, वो समझ नहीं पाए और इसलिए केस वगैरह के तो कोई मतलब बनता ही नहीं था। हमने अपना काम किया जो हमें कहा गया था। लगा लीजिए, हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर परमजीत जी, नजदीकी होने के नाते हमें जो काम, अरविंद केजरीवाल के ऑफिस से आपको फोन आना, वो जो कुछ आपने किया, जिन को फोन लगाए, ऐसा कोई सबूत आपके पास है? मुझे नहीं, हमें एक लिस्ट दी गई थी। मैंने आपको बताया कि 2 सिम से हमने वो किया है। और सबसे पहले हमने, शायद मुझे याद है, बलजीत जो नरेला से कैंडिडेट थे, उनको फोन किया है। और मजे की बात यह है कि जब हम फोन कर रहे थे, सामने एक टीवी लगा हुआ था, हम किसी होटल में बैठ के चाय कॉफी ले रहे थे। आपने उस वीडियो में देखा होगा। हम उस वीडियो में हम चाय कॉफी ले रहे थे और सामने अरविंद आ जाता है और अरविंद कह रहा है कि देखिए बीजेपी वाले हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को मतलब हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो आपके सामने होगा, वो जब आप चेक करेंगी। तो उस समय हमें पता लगा कि वाकई हम गलत राह पे हैं, गलत रास्ते पर हैं। उसके बाद हम अरविंद की मंशा को भांप गए और हमने 2015 में चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पूरे संगठन ने, हरियाणा के आम आदमी पार्टी के, उस समय हम पार्टी से अलग हो गए। ओके, परमजीत जी, आज भी इस बात के आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी उनको फोन कर रही है, 20-20 करोड़ का ऑफर दे रही है 4 विधायकों को खरीदने के लिए। आपका इस पर क्या रिएक्शन होगा? रूबिका जी, अरविंद, मैंने पहले ही कहा है कि अरविंद किसी भी हद तक जा सकता है सत्ता बचाने के लिए और खबरों में बने रहने के लिए। केवल खबरों में बने रहना अरविंद का मेन मकसद होता है। अरविंद को अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। अरविंद के भावों से हमें ये लगा, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे इस सभी बातें मनगढ़ंत लगती है। शायद उस समय ये काम हम किया करते थे, आज अरविंद के कुछ और नजदीकी करते होंगे। उस तरफ मुझे, क्योंकि मैं अरविंद के साथ नहीं हूं, उस बारे में नहीं कह सकता। लेकिन अरविंद की मंशा हमेशा से शुरू से ये रही है कि किसी तरीके से दूसरे पर आरोप लगाए और भाग जाए।
परमजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन जनता फिर सबूत भी चाहेगी कि अगर आपने ये काम किया है तो उसका कोई सबूत है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एक सिपाही के तौर पर मैंने ये काम किया और पार्टी को बचाने के लिए मैंने ये काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत जी हमसे बातचीत करने के लिए। अभी कुछ देर के लिए हम रुक रहे हैं आम आदमी पार्टी इन सवालों का जवाब देने के लिए, और सिर्फ यही नहीं, बहुत से और सवाल है क्योंकि आरोप पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हरीश जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। आरोप लगाया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा आप लोग कल 5 करोड़ ऑफर कर रहे थे, आज 20 करोड़, मतलब 15 करोड़ आपने एक ही दिन में बढ़ा भी दिए हैं। रुबिका जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। 23 तारीख को आपने खुद रिपोर्ट में दिखाया, सौरभ भारद्वाज जो अब थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं वो 5 करोड़ रुपए बोलते हैं और आज संजय सिंह जी 25 करोड़ रुपए बोलते हैं। पहले फैसला कर ले एक फिगर क्या लेनी है। लेकिन सच्चाई, कहते हैं ना झूठ के पांव नहीं होते, तो सच्चाई यही है कि 40-45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इनके विधायकों ने रटी रटाई प्री स्क्रिप्ट बोली, लेकिन नाम नहीं बता पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से जो सवाल पूछ रही है विद सबूत पूछ रही है, पेपर के साथ। नहीं, पर हरीश जी, आंकड़ों में तो आपकी पार्टी भी गड़बड़ कर रही थी ना भाई। एफआईआर में सूत्रों के हवाले से 1 करोड़ की गड़बड़ी है, फिर उसके बाद एक ने कहा 144 करोड़ की गड़बड़ी है, फिर किसी ने कहा 3000 करोड़ की गड़बड़ी है। आंकड़ों में तो आप लोग भी बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं ना। रुबिका जी नहीं, कंफ्यूज कोई नहीं हो रहा है। आपको भी मालूम है जो सीबीआई का जो प्रिलिमिनरी एफआईआर है, जब सबूत सामने आ रहे हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ओपन शट केस है, सिर्फ 30 सेकंड चाहूंगा आपके अनइंटरप्रिटेड। ये है आपके सामने, इनकी अपनी सरकार के द्वारा कमेटी गठित की गई थी कि आप पॉलिसी बनाइए। उसके अंदर 2 महत्वपूर्ण सुझाव थे। पेज नंबर 7 के अंदर 1.11 के अंदर ये था कि होलसेल बिजनेस जो है वो सरकार अपने पास रखेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था उस कमेटी के द्वारा। लेकिन इन्होंने किया क्या, पैसे के लेन देन के चक्कर में अपने हाथ में नहीं रखा, प्राइवेट हाथों में दे दिया। और दूसरा महत्वपूर्ण क्या था कि ये है पेज नंबर 17, मैं सबूत दिखा रहा हूं, इसलिए पेपर दिखा रहा हूं, ये पेपर नहीं दिखा पाएंगे, हम पेपर दिखा रहे हैं। तो मामला शुरू हुआ था सीबीआई से, ईडी भी इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन अब आरोप दूसरी तरीके के लगने लगे हैं। आरोप इस बात पर लगने लगे हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश कर रही थी। हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा था, 20-20 करोड़ रुपए यहां पर ऑफर किए गए थे, और ऐसे वैसे नहीं, धमकी भरे लहजे में कि वरना मुकदमा झेलो, जैसे मनीष सिसोदिया इस वक्त झेल रहे हैं। इन आरोपों में दम कितना, सच्चाई कितनी है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई लेकिन सबूत नहीं पेश हुए हैं। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब से कुछ देर पहले आपने देखा परमजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभय जी, पूछताछ ईडी ने सोनिया गांधी से भी की, राहुल गांधी से भी की, लेकिन आप इस वक्त जो देख रहे हैं वो एक राजनीतिक लड़ाई के तौर पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी दिखाई दे रही है, जो जब आपके लीडर से पूछताछ हो रही थी तो दिख नहीं रहा था। आप समझ रहे हैं मेरे सवाल का मतलब? बहुत अच्छे से आपके सारे सवालों के मतलब समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जब 2014 में सत्ता में आई तो प्रजातंत्र को 3 तरीके से परास्त करने का एक तरीका अपनाया। खरीदो, डराओ, लड़ाओ और सत्ता हथियाओ। सबसे पहले विधायकों की खरीद फरोख्त करके सत्ता गिराने की कोशिश करते हैं, फिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनको आधार बना सत्ता गिराने की कोशिश करते हैं। फिर जहां ये संभव नहीं हो पाता उन प्रांतों में सामुदायिक उन्माद फैलाते हैं, आपस में लड़ाते हैं और वहां सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं। बड़ी सबूत मांग रही थी ना अभी। आप जानती हैं अरुणाचल प्रदेश में 60 में से 47 सीटें कांग्रेस जीती थी। दिल्ली की सरकार, नवाब सिद्दीकी की सरकार हटा दी, सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा और फिर से रिस्टेट की। उत्तराखंड में आ जाइए, हरीश रावत जी की सरकार, हुई सरकार इन लोगों ने गिरा दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिस्टेट की, फ्लोर टेस्ट हुआ, हम जीते। 14 महीने की कर्नाटका की सरकार खरीद फरोख्त करके गिरा दी, 15 महीने की मध्य प्रदेश की सरकार गिरी, महाराष्ट्र में 32 महीने की सरकार इन लोगों ने गिरा दी। सारे प्रांतों में को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जिस ईमानदारी की शपथ खाकर
आपकी पार्टी आई थी वो भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबी हुई प्रथम दृष्टिकोण में ये बात दिखाई देती है। ठीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने हथकंडों से अगर बात नहीं आज नहीं आई तो पूरे देश का यही हाल किया है। झारखंड में गिराने की कोशिश करते हैं। सुनील चक्रवर्ती का वेस्ट बंगाल का बयान उठाकर देख लीजिए आप। हाँ। झारखंड में पकड़ाए, पैसे के साथ विधायक पकड़ाए, वहां मुकदमा दर्ज हुआ। नहीं प्रभु, एक बात भारतीय बताइए, जनता पार्टी अभी आपको हमला किसको करना है? आम आदमी पार्टी के ऊपर करना है कि बीजेपी पर करना है? जो भी प्रजातंत्र को अस्थिर कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसमें प्रमुख भूमिका में। शीर्ष से पोर को आप उठाकर देख लीजिए। तो ये समझाइए कि ईडी नहीं तो ईडी और सीबीआई, अभी तो सीबीआई है। खैर नहीं, एक सेकंड अभय जी प्लीज। तो सीबीआई के छापे अरविंद केजरीवाल के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे पड़ना ठीक है कि नहीं है? इसमें आपको कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है कि नहीं? ये छापे ठीक पड़े हैं? देखिए, एक सत्ता हथियाने में माहिर तो एक झूठों के सरताज है। जो ईमानदारी की कस्में खाकर सत्ता में बैठे, वो प्रांतों के दूसरे प्रांतों के चुनाव जीतने के लिए इतना भीषणतम भ्रष्टाचार आकंठ में डूबकर काम करेंगे, ये कल्पना भी नहीं की थी। तो मैं उन सभी लोगों को जो प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी। समझ गई सर, लेकिन मेरा तो सवाल बहुत सीधा था। इस केस में सीबीआई का छापा मनीष सिसोदिया के घर पर ठीक है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? भाई ये तो जांच लेकिन मुकदमे के बाद तय होगा सही है कि नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जिनको सरपरस्ती विधि कानून से लंबे हाथ हैं इनके, पीयूष जैन की आप एक बार भी डिबेट तो करिए जिसके 180 करोड़ नगद पड़ा है। क्या हुआ पता है आपको? उसको विदेशी सोना रखने के मामले में कोर्ट से जमानत भी मिल गई। डीआरआई सबूत नहीं पेश कर पाया क्योंकि इनका आदमी था। बाकी जगह पर ये करेंगे। आप कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप भी आरोपों की बौछार ही कर रहे हैं। इस मामले में जो इस वक्त दिल्ली में चल रहा है, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, इसमें कौन बुरा, कौन सही, कौन सच्चा, कौन झूठा, मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रही हूं। इतना तो मैं मान ही सकती हूँ कि यहाँ पर आप थर्ड एम्पायर की भूमिका में हैं। नहीं, दोनों अगर बुरे हो तो मैं किसकी तरफ, किसका पक्ष लूंगा? विकास बताइए ना। मैंने सुना भाग मुकुल भाग, उसको सीबीआई छोड़ देती है। फिर शुभेंदु अधिकारी वो कहते हैं शारदा स्कैम छापे पड़े, उसको छोड़ देती है। हेमंत बिस्वा शर्मा बुकलेट निकालते हैं। ये बात तो आपकी 100%, ये तो बात 100% है। अभय दुबे जी, हरीश खुराना जी को इसका जवाब देना होगा। हरीश जी मुझे ये बताइए, मतलब मैं ये कैसे मान लूं कि इस पूरे सिस्टम में अगर कोई भ्रष्ट है, अगर कोई भ्रष्टाचारी है, तो वो सिर्फ नॉन बीजेपी वाला ही होगा? या तो वो आरजेडी से ताल्लुक रखेगा, या वो कांग्रेस से ताल्लुक रखेगा, या वो आप से ताल्लुक रखेगा, या वो किसी और रीजनल पार्टी से ताल्लुक रखेगा, पर बीजेपी का एक को नहीं भाई साहब। काहे? रुबिका जी, हम इस लोकतंत्र के अंदर रहते हैं और यहाँ की न्यायिक व्यवस्था बहुत मजबूत है। अगर अभय दुबे जी या कोई भी किसी की कोई भी पार्टी ये कहती है कि फला आदमी करप्ट है, आप कहते हो भारतीय जनता पार्टी एक्शन नहीं लेती, आप जाइए ना कोर्ट में, रखिए सबूत। आज भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ये पॉलिसी क्यों बदली गई, इसका जवाब आम आदमी पार्टी क्यों नहीं दे रही है। इस बात का जवाब तो मिलेगा ना। और ये अगर हमें जवाब नहीं देगी आम आदमी पार्टी, तो हम ये साक्ष्य सबूत जो है वो हम कोर्ट में भी रखेंगे निश्चित तौर के ऊपर। हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास है, लेकिन सच तो सामने आना चाहिए ना। ये सच ये है कि आपने पैसे लेके आपने पहले होलसेल कंपनीज को आपने प्राइवेटाइज किया, उसके बाद इंडिविजुअल कंपनीज को आपने ठेका देना था। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपने आप एक्साइज पॉलिसी पर सवाल कीजिए, लेकिन आप मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ भ्रष्टाचार बाकी दूसरी पार्टियों में है और बीजेपी भ्रष्टाचार का भ नहीं है? ईडी रेड करेगी तो वो नॉन बीजेपी नेता पर ही करेगी, सीबीआई रेड करेगी तो वो नॉन बीजेपी नेता पर ही करेगी। जैस्मिन शाह जुड़ चुके हैं। आप कह रहे हैं कोर्ट जाए, जैस्मिन जी रूबिका कोर्ट जाइए। रूबिका जी मैंने तो जवाब दिया। हरीश जी कह रहे हैं कोर्ट जाइए आप। पर एक्साइज पॉलिसी पर आपके दोहरे रवैये पर जरा जानकारी दे दीजिए देश को। सवाल पूछ, उनके पास एक भी जवाब नहीं मिलेगा कि
बिल्कुल जानकारी दे देंगे और हर एक सवाल का जानकारी हम शुरुआत से देते आ रहे हैं। लेकिन बात सवाल केवल ये नहीं है कि बीजेपी शासित राज्यों में कभी सीबीआई ईडी की रेड नहीं होती, लेकिन जो जो नेता हैं विपक्ष के, जिन पर संगीन आरोप थे, जिन पे सीबीआई ईडी हावी थी पहले, जब वो खरीद कर उनको बीजेपी अपने पास ले आती है, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, नारायण राणे हो, उन पर सारी चीजें ड्रॉप हो जाती है। और यही था, लिकर पॉलिसी का मुद्दा था ही नहीं, जो ऑपरेशन लोटस को हमने दिल्ली में जो एक्सपोज किया है, और आज जो सुबह इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि 4 चुने हुए एमएलए ने साथ आकर कहा है कि हमें कॉल आए और हमें धमकी दी जा रही है कि जैसे मनीष सिसोदिया को हमने तंग किया है, अगर आप हमारे तरफ नहीं आए, 20-20 करोड़ के इनकी बोली लगाई गई है, तो ये तो देश में सही नहीं हो रहा ना। इतनी बड़ी जो दिक्कतें हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारा छोड़कर भाजपा आज केवल लगी है कि आम आदमी पार्टी को कैसे तोड़ा जाए। बताइए, मैं कैसे मानूं? कौन फोन कर रहा है? क्या हरीश खुराना ने फोन किया आपको? आप इसी तरह मानिए रुबिका जी, और देश की जनता को समझना चाहिए कि महाराष्ट्र में मैं कह दूं, रुबिका जी, मैं कह दूं, जस्मिन शाह ने मुझे मौका दीजिए। जैसे महाराष्ट्र में देश की जनता जानती है, महाराष्ट्र में 1 महीने पहले क्या हो रहा था, सीबीआई की ईडी की इतनी रेड्स लग रही थी, क्या हुआ, एकनाथ शिंदे तोड़ के आ गए, उसके साथ उनके सारे 40 एमएलए आ गए। अभी आपने सुना है कि पिछले 1 महीने में एक भी सीबीआई और ईडी की रेड हुई? इसकी जनता जानती है ये एक नहीं, जास्मिन शाह साहब, मैं आपसे कह रही हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपके विधायकों को इस बात का एहसास नहीं होगा कि अगर ये तोड़ने की कोशिश करेंगे तो फोन करेंगे, तो फोन रिकॉर्डिंग होगी, कोई आया होगा, उसका सीसीटीवी फुटेज होगा। कल आप कह रहे थे 5 करोड़, आज आप कह रहे हैं 20 करोड़, 15, मतलब कौन सच्चा कौन झूठा? सौरभ भारद्वाज जो कह रहे हैं वो सच, या आज मनीष सिसोदिया जो कह रहे हैं, या संजय झा जो कह रहे हैं वो संजय सिंह जो कह रहे हैं वो सच? देखिए रुबिका जी, ये घटनाक्रम इसका हर दिन बढ़ता जा रहा है। हर दिन भाजपा आम आदमी पार्टी के विधायकों को कॉल कर रही है, हमारे नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर जिम्मेदार नेता, हमारे राज्यसभा सांसद देश के सामने आकर अगर ये मैसेज दे रहे हैं, तो ये देश के लोगों को जानना जरूरी है कि क्या ये एक नया मॉडल है भाजपा का कि देश को हम नंबर 1 कैसे बनाएं। ऑपोजिशन लीडर्स को सीबीआई और ईडी आए दिन इनके पास कुछ चीज नहीं रहेगी। अगर रुपिका जी इनमें कुछ सच्चाई होती तो 150 केसेस अब तक भाजपा ला चुकी है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। सीबीआई की रेड मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे भी लग चुकी है। आपको पता है इतिहास क्या रहा है पिछले 8 सालों का? मुझे बताइए, एक भी केस में कुछ भी सच्चाई निकली? कहीं एक भी कन्विक्शन मिला? तो ये ही है इनका फॉर्मूला कि ऑपोजिशन को तंग करो, और जब तंग हो जाए तो कुछ नेताओं को खरीद कर अपनी साइड ले लो। और यही खुलासा आज दिल्ली में देश की जनता के सामने हो रहा है। नहीं, खुलासा किया। जास्मिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सौरभ भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मेरे 3 और मेहमान अभी यहाँ पर बने हुए हैं। मैं शुरुआत शुभ्रास्ता से करना चाहूंगी। शुभ्रास्ता, ऐसा कैसे हो जाता है कि सिर्फ आरजेडी के नेता त्रस्त रहते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता त्रस्त रहते हैं, कांग्रेस के नेता त्रस्त रहते हैं, सीबीआई ईडी, लेकिन बीजेपी के किसी नेता पर, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुझे आप ये बताइएगा, छापा नहीं पड़ता है? जी रुबिका जी, मैंने इस बात का जवाब पहले भी आपको दिया था कि जब हम आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस की बात करते हैं तो ये थ्योरेटिकली क्या, ये प्रैक्टिकली भी यही होता है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो सत्ता के तहत आपके पास जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं आप उनका इस्तेमाल करते हैं। ऑपोजिशन हमेशा कहेगी इसका गैर इस्तेमाल किया जा रहा है, सत्ता पक्ष इसको जस्टिफाई करेगा कि हम कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं। सवाल ये है कि जिनके यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है, क्या वो जनता के सामने आकर अपनी सच्चाई रख पा रहे हैं? सवाल ये है। चूंकि आपने आरजेडी का जिक्र किया रुबिका जी, और एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मैं 1-2 मैसेजेस पढ़ना चाहती हूँ। जिस दिन से मैं आपकी डिबेट में बैठी उस दिन से लेकर आज तक मेरे पास हजारों गैंग रेप की धमकियां आई हैं। कुछ मैं चुनिंदा मैसेजेस पढ़ रही हूँ, चूंकि आरजेडी के नेता यहाँ बैठे हुए हैं, उनको पता होना चाहिए।
उर्मिला ठाकुर करके इनके यहाँ कोई प्रवक्ता हैं, उन्होंने ऐसी गलीच शब्दावली मेरे पिताजी के लिए प्रयोग की है, मेरी माताजी के लिए प्रयोग की है, मैं पढ़ नहीं सकती, लेकिन मैं एक ट्वीट पढ़ के बता देती हूं उनका। कीड़ों जैसी सोच तो तुम्हारी है जो 14 हत्याओं और 5 महिलाओं के सामूहिक बलात्कार कांड के आरोपियों को ब्राह्मण होने का लाभ देकर सजा खत्म नहीं करते, बल्कि फूल माला पहनाते हो और मिठाई बांटकर नाचते हो। ऐसी पार्टी, व्यक्ति, गाली और सोच से देश का नाम तो रोशन कर ही रही हो। और उन्होंने जो मेरे माता पिता के बारे में कहा है, मैं वो पढ़ करके जस्टिफाई नहीं करना चाहती। उसके बाद कृष्ण प्रताप नाम के इनके छुटभैया नेता हैं कोई, जो कहते हैं जंगल राज में शुभ्रास्था को एक रात उठा लिया गया था शहर से, फिर ये 1 सप्ताह बाद घर पहुंची थी, तब से बेचारी अब तक लालू राज को कोसती रहती हैं। हालांकि बड़ा गलत हुआ शुभ्रास्था के साथ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है दर्शकों को कि ये किस तरीके का ट्वीट है। एक ट्वीट आता है, महाराजगंज आरजेडी का ऑफिशियल हैंडल है, उससे ट्वीट आता है जो मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। लगता है रेणु चाची, पता नहीं कौन है रेणु चाची, और तुम्हारी परवरिश एक साथ एक ही नाली में हुई है, इसलिए निर्लज्जता और घटियापन चेहरे से झलकता है। और मैं बता रही हूँ आपको, एक और है इनके नेता कोई, जो क्या आपने कोई केस दर्ज करवाया है? नहीं, ये जरूरी है, ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, मैं जानती हूँ ये जरूरी है। मैं केस दर्ज सवाल करवाऊं, बिहार में करवाऊं? नहीं, बिहार में करवाऊं? बिहार नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या बिहार में करवाने का एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? आज तक एक आईएएस ऑफिसर की बीवी को गैंग रेप किया गया लालू यादव की सरकार में, आज तक उसको न्याय नहीं मिला। मैं कहां जाऊं न्याय की गुहार लेकर के? मैं नेशनल टेलीविजन पर इन गुंडों का बस चरित्र उजागर कर सकती हूं। अंतिम ट्वीट पढ़ रही हूं, तुम्हारा खानदान का क्या औकात है रे उसके खानदान के आगे, मतलब तेजस्वी के खानदान के आगे? तुम मेरी नजर में आज आई नहीं तो तेरी औकात तो मैं पहले ही दिखा देता। शुभ्रास्ता जी, ये आप जानती हैं सोशल मीडिया पर, चाहे वो आप हो चाहे वो दूसरी महिलाएं हो, जैसे ही अपनी कोई बात रखने आती हैं इसी तरीके के ट्वीट्स आने लगते हैं, एक के बाद एक आपको गालियां पड़ने लगती हैं। और उसके बाद जब मैं चितरंजन जी से सवाल पूछने जाऊंगी तो वो ये कहेंगे इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये व्यक्तिगत मामला है। इस मामले पर एक दिन डिबेट हो जानी चाहिए और खुलकर डिबेट हो जानी चाहिए, और मैं इस पर आपका साथ दूंगी, ये मैं बहुत ईमानदारी से आपको कह रही हूँ। ठीक है, अब एक सेकंड प्रमिला, मेरी बात सुनिए। ट्रोल नहीं है ना, डॉक्टर प्रमिला वेरीफाइड हैंडल है, एब्सोल्युटली। मैं वेरीफाइड हैंडल्स पर हम इस पर बात कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू शुभ्रास्ता, एंड मैं इस मामले में आपको, मैं इस मामले में डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर कह देना चाहती हूँ कि आज जिस मसले पर मैं बातचीत करने के लिए आई हूँ वो एक राजनीतिक लड़ाई में जिस तरीके से इस्तेमाल हो रही है दोनों ही तरफ की चीजें, चाहे वो ईडी सीबीआई जिसका अभी अभी जिक्र कर रहे थे वहां संसद में, सदन में खड़े होकर तेजस्वी यादव, या फिर बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा हो कि नहीं पैसों का तो इन्होंने इस्तेमाल किया है। सौरभ भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यही कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सौरभ जी आपकी तरफ से हुई और आपने ये कहा कि 5 करोड़ में ऑफर किया जा रहा है खरीदारी का, कि बीजेपी हमारे एमएलएस को खरीदने की कोशिश कर रही है। आज संजय जी आते हैं और वो ये कहते हैं 20 करोड़ में धमकी देकर खरीदा जा रहा है। अव्वल तो ये कि कौन सही कौन गलत, आप सही या संजय जी सही? 5 करोड़ या 20 करोड़? जी रूबिका जी, मैंने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैंने 2014 का जिक्र किया था, और 2014 में जो हमारे संगम विहार के एमएलए को दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष श्री शेर सिंह डागर खरीदने की कोशिश कर रहे थे, उसका स्टिंग ऑपरेशन आम आदमी पार्टी ने किया था और सारे टीवी चैनल्स पे वो सितंबर 2014 में चला था। मैंने उसका जिक्र करते हुए कहा था कि उस वक्त भी हमने ये कहा था कि 5-5 करोड़ रुपए के ऑफर हमारे एमएलए को आ रहे हैं। हमारी बात पे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम तो इनके एमएलए को चिमटे से भी नहीं छुएंगे, और हमने कहा कोई बात नहीं। और कुछ महीनों बाद हमने इनके उपाध्यक्ष का स्टिंग ऑपरेशन सारी दुनिया के आगे दिखाया था, और उस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर वो 4 करोड़ रुपए जो है दिनेश मोहनिया को ऑफर कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि तब भी 5-5 करोड़ रुपए के ऑफर हमको दिए गए थे, जिसके बारे में पहले विश्वास नहीं किया था, मगर हमने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज किया। और मुझे लगता है अब तक के भारत के इतिहास में
हो सकता है मैं गलत भी हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी ने एमएलए को खरीदने वाले इतने बड़े पद के आदमी को स्टिंग ऑपरेशन करके एक्सपोज किया हो। संजय जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है उसमें 4 चुने हुए दिल्ली के विधायक थे, अंबेडकर नगर से, बुराड़ी से, मालवीय नगर से और कोडली से। उन्होंने बताया कि उनको 20-20 करोड़ रुपए के ऑफर दिए जा रहे हैं कि अगर वो खुद बीजेपी में आ जाएंगे तो 20 करोड़ रुपए मिलेंगे, और अपने साथ अगर किसी और अन्य विधायक आम आदमी पार्टी के को लेके आएंगे तो 25 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये आज का ऑफर है। तो मेरे हिसाब से 5 करोड़ से जो रेट है भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों का दिल्ली में बढ़ा के 20 करोड़ तक लेके आए हैं। हरीश जी, क्या आप रेट पे रेट बढ़ाए चले जा रहे हैं? और ये बताइए कि ये रेट जो है तय कौन कर रहा है और फोन कौन कर रहा है? अब जरा खुलासा कर दीजिए। और सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि ये तो मैं बरसों पहले की बात बता रहा था, आम आदमी पार्टी का रेट जो है आप ही लोगों ने बढ़ाकर 25 कर दिया। जवाब दीजिएगा सर। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे देना चाहती हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल विधायक दल की बैठक बुलाई है। आम आदमी पार्टी ने कल विधायक दल की बैठक बुलाई है। विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप पर यह बैठक रखी गई है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि विधायकों को धमकी दी जा रही है। आम आदमी पार्टी की पीएसी में यह फैसला लिया गया है। इनफैक्ट सौरभ भारद्वाज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उस बैठक में मौजूद थे, और जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। मैं 20 सेकंड में इस पर चाहूंगी। सौरभ जी, ये बैठक इसी मसले को लेकर है? कल आप ऐसा तो नहीं है कि सबसे कहेंगे लाइए सबूत जमा करवाइए, आगे काम आ सकते हैं? नहीं रूबिका जी, पार्टी में चिंता है और ये एक सीरियस थ्रेट है इस वक्त गवर्नमेंट का। कुछ हमारे जो जानकार लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार गिर सकती है, और बड़ा मामला है। और कहा जा रहा है कुछ विधायक भाजपा के संपर्क में हैं, और पार्टी चाहती है कि सब विधायकों से एक बार बात करके एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए सबके अंदर, ताकि कोई जो है दिक्कत ना रहे। हरीश जी, तो कल इसीलिए जो है सुबह 10:30 बजे बुलाया है सारे विधायकों को, और हम आशा करते हैं कि सभी आम आदमी पार्टी के विधायक वहां पहुंचेंगे। हाँ हरीश जी, कईयों को आप बिठा के तो नहीं रख लेंगे? ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड हो सकता है देखा जा रहा हो। रूबिका जी, मैं इनके ऊपर कहता हूँ सौरभ भारद्वाज ने मुझे 100 करोड़ रुपए ऑफर करी है, तो नाम नहीं बोल रहे। मैं कह देता हूँ 100 करोड़ रुपए ऑफर किया कि ये कागज जो है ये शांत मत दिखाएं और शांत रहें। क्या ये प्रूव हो जाएगा? ये बेस से रिपेयर की बात है और कुछ नहीं है। अपनी क्रेडिबिलिटी खुद डाउन कर रहे हैं। ये पेपर नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं एक पेपर और दिखाता हूं आपको, आपके दर्शकों को पेपर ही दिखाऊंगा आज मैं। ये 25/10 का नोटिस है। ये नोटिस है एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को नोटिस दिया गया, और मैं नाम ले रहा हूं। ये नाम नहीं बताएंगे, लेकिन मैं नाम बता रहा हूं। इंडोस्प्रिट करके कंपनी है, ये उनको नोटिस इशू किया खाओ गली करके। इंडोस्प्रिट उसकी कंपनी है मैन्युफैक्चर होलसेल, और खाओ गली उनकी अपनी कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो रिटेल का काम कर रही है। ये नाम नहीं बताएंगे, मैं नाम बता रहा हूं। इनको शो कॉज नोटिस इशू किया, क्या कार्रवाई करी? कुछ नहीं। आज तक 31 जुलाई तक वो रिटेल के ठेके में बिजनेस कर रहे थे और करोड़ों का लेन देन कर रहे थे आम आदमी पार्टी के द्वारा। मेरा आरोप है, मेरे पर केस करना कर दीजिएगा। करोड़ों का लेन देन कर रहे थे। ये 25/10/2021 को जब शो कॉज नोटिस इशू होता है, कार्रवाई नहीं होती है। ये है इनकी क्रेडिबिलिटी। नाम नहीं बताएंगे। 40 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी संजय सिंह जी ने। सब मुझे पत्रकार कह रहे हैं हम अभी वेट कर रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं, नाम आएगा, नाम आएगा। नाम तो कोई आया ही नहीं। लेकिन ये बताइए ना सौरभ भाई, आप मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं मेरे, ये बताइए ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो थी, ये कमेटी जो थी जिसने रिपोर्ट बनानी थी एक्साइज की, ये आपने बनाई या नहीं बनाई? उसमें मैन्युफैक्चरर्स को ये कहा गया था, होलसेलर को ये कहा गया था कि आप गवर्नमेंट के हाथों में रहेगा। कहा था या नहीं कहा था? ये बात जवाब दीजिए। इस कमेटी में ये कहा गया कि रिटेल का धंधा जो है वो इंडिविजुअल्स को दीजिएगा, लॉटरी द्वारा दीजिएगा। हुआ था या नहीं हुआ था? इन सबको उल्टा करते हुए आपने होलसेलर्स को भी आपने दिया धंधा, प्राइवेट कंपनी प्लेयर्स को दे दिया, और आपने जोन बना के एक एक कंपनी को, एंटिटी को 54 ठेके दिए या नहीं दिए? हाँ या ना? ठीक है हरीश जी, ये जो सवाल पूछ रहे हैं, आप पूरा गेम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पूरा ऑर्बिट शिफ्ट कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज जी। एक्साइज पॉलिसी पर बहस ना हो इसलिए ऑपरेशन लोटस का यहां पर जिक्र हो रहा है। सीधा आरोप आप पर। रूबिका जी,
आप जितनी सीनियर पत्रकार हैं, मैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है फॉलो करता हूं, आप इस बात को जानती होंगी। मैं आपसे कोई हाँ नहीं भरवाना चाहता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हेमंत बिस्व शर्मा जब कांग्रेस में थे, असम में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कैंपेन हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ चलाया, बुकलेट बांटी थी इनकी वाटर स्कैम की इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद उनके ऊपर सीबीआई को छोड़ा गया, ईडी को छोड़ा गया, और बाद में क्या किया, हेमंत बिस्व शर्मा को भाजपा में ले लिया गया, वो आज इनके मुख्यमंत्री हैं। नारायण राणे के साथ भी यही किया, मुकुल रॉय के साथ ये किया, शुभेंदु अधिकारी के साथ ये किया। ठीक इसी तरीके से बेचारे मनीष सिसोदिया जी को इन्होंने टारगेट किया, उनके ऊपर बदनामी की गई, सीबीआई का छापा मारा, उनके पैतृक गांव फगौता तक के अंदर जो है इन्होंने छापा मारा। मैं पूछना चाहता हूं हरीश भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप बताइए, आपको 31 जगह आपने छापे मारे, आपको क्या मिला? कितना कैश मिला, कितना सोना मिला, कितनी मनीष जी की बेनामी संपत्ति मिली? बताइए तो सही, दर्शक जानना चाहते हैं। तो 4-5 दिन हो गए, क्या मिला आपको? जवाब दो। लेकिन सौरभ जी, जवाब दे रहा हूं ना, जवाब दे रहा हूं। एक सेकंड रुकिए हरीश जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल का मुझे अभी भी जवाब नहीं मिला है। बस सुनिए हरीश जी, एक सेकंड, आपसे ये सवाल मैंने शुरू में भी किया और मैं बार बार ये सवाल करूंगी। शुभ रास्ता भी ये बात बोल चुकी है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भ्रष्ट है तो वो नॉन बीजेपी से ताल्लुक रखने वाला है। बाकी जितने आपके साथ आए हैं या आपके पास मौजूद हैं, उनमें एक के घर सीबीआई ना पहुंची, ना आईटी, ना ही ईडी पहुंची है। इसका जवाब तो आपको मुझे देना होगा। लेकिन सौरभ साहब, आपने मुझे अभी भी इस बात का जवाब नहीं दिया है कि एक्साइज पॉलिसी पर आप बात करने से क्यों कतरा रहे हैं? आम आदमी पार्टी, व्हाई इज द पार्टी नॉट टॉकिंग ऑन एक्साइज पॉलिसी? सर तो रूबिका जी, आई हैव आंसर्ड ऑल देयर क्वेश्चंस, और ये पहली बार नहीं है कि ये मेरे साथ बहस हो रही है। मेरे साथ इनके कितने प्रवक्ताओं ने बहस की। इन्होंने बोला 144 करोड़ रुपए कहां दिए, इसमें भ्रष्टाचार हो गया। मैंने बोला भैया कोरोना के अंदर रेलवे डिपार्टमेंट ने दिया, एमसीडी ने दिया, टोल टैक्स वालों को दिया, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट वालों को दिया। आपने हरीश जी अगर नहीं दिया हो तो आप बता दो। अगर आपने कंसेशन नहीं दिया अपने लाइसेंसीज को, आप तो कह दो कि आपने नहीं दिया। आपने लाइसेंसी को कंसेशन दिया लॉकडाउन पीरियड का, तो ठीक है। 10 सेकंड अगर हमने दिया तो उसमें भ्रष्टाचार है। अच्छा, ये लॉकडाउन, एक सेकंड, आपने दिया ना? आप बता दीजिए, दिया या नहीं दिया आपने? आपने दिया दिया ना? कंसेशन दिया या नहीं दिया? आपने दिया ना? 144 करोड़ दिया ना? रेलवे ने दिया 144 करोड़ दिया ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हम मेरे भाई, मेरे ब्रदर दिया ना? हाँ, लॉकडाउन पे दिया भैया, दिया क्यों नहीं दिया? 144 करोड़ आप मान दिया भैया, दिया, मान गए, दिया। मेरे को बात का जवाब एक दिया ना? अब एक मिनट, रिकॉर्ड पर उसमें मानना क्या है? ये अरे वो तो ऑन रिकॉर्ड है भैया। रुपए दिए। अब सौरभ भाई एक सेकंड, सौरभ भाई 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। आप कह रहे हो 144 करोड़ रुपए आपने दिया, हाँ, बोलो। पॉलिसी आई 17 नवंबर को, पॉलिसी आई 17 नवंबर को, और कोरोना निकल चुका था मार्च 2021 के अंदर। ठीक है, क्या बात करते हो आप? 144 करोड़ रुपए आपने कहा कि हम कोरोना माफ कर दिया। मैं जवाब दे दूं? 17 नवंबर को पॉलिसी, मैं जवाब दे दूं किसको? और मैं जवाब मार्च 2021 के अंदर, मार्च 2021 के अंदर मुझे लगता है मैं आपको, मैं जवाब दे दूं? सौरभ साहब एक सेकंड रुकिए ना। हरीश साहब, सौरभ साहब रुकिए ना एक सेकंड। मुझे नहीं पता था कि आप दोनों एकदम तथ्यों पर इतना शानदार तरीके से बहस करेंगे। इफ आई में रिक्वेस्ट, जवाब दे देता हूं। ठीक है सौरभ साहब, 30 सेकंड में, क्योंकि मेरे 3 एक मेहमान ऐसे हैं जिनसे मैंने 1 मिनट का जवाब दे दूं बस। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम, 30 सेकंड का टाइमर लगा रही हूं मैं। सौरभ साहब, मैं इनको जवाब दे दूं बिल्कुल 30 सेकंड में। नवंबर 2021 के अंदर ये पॉलिसी आई, आप रिकॉर्ड्स में चेक कर लीजिए। जनवरी फरवरी 2022 में ओमिक्रॉन की वेव आई, जिसमें लोग मरे नहीं, मगर दिल्ली सरकार ने उसमें लॉकडाउन किया। उसके बाद इवन ऑड के तरीके से दुकानें खोली गई। इसकी वजह से जो लाइसेंसीज थे उनकी कई दिनों तक तो पहले दुकान नहीं खुली। उनको पर डे का 30 करोड़ रुपए सरकार को देना था। जब दुकान ही नहीं खुलेगी तो कैसे देंगे? जब इवन ऑड हो गई तो उनकी आधी दुकान एक दिन खुलती थी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलती थी, तो उनका आधा नुकसान हुआ। सरकार ने टाइमिंग जो थी दुकान 10 बजे की जगह 8 बजे कर दी, और वो कंसेशन दिया। ये तो ऑन रिकॉर्ड है भैया कि लॉकडाउन हुआ दिल्ली में जनवरी 2022 में। चेक कर लो आप फैक्ट्स को। इसका क्या जवाब है? हरीश साहब इस पर जवाब दीजिएगा मुझे। चित्ररंजन जी, मैं चाहती हूँ एक बार आप अपनी बात रखें। पूरा सर 50 मिनट बीत गए हैं। चित्ररंजन जी, ईडी, सीबीआई और आईटी कुछ जमाई, हाँ ऐसा कुछ आपके नेता ने आज सदन में बोला भी है। आपको भी यही लग रहा है? क्योंकि छापेमारी आपके नेता से ताल्लुक रखने वाले लोगों पर भी हो रही है।
देखिए, बिहार में जो सत्ता बदलाव हुआ, बेचैनी हो गई है भाजपा को, और भाजपा जानती है कि बिहार से जब कोई आंदोलन उठता है तो इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है, और सब जगह इन्होंने इस्तेमाल किया है इसको, और बिहार में इनका जो है मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गए। अब वही बेचैनी इनकी है। अब ईडी, सीबीआई, आईटी, इसके कोई इससे पहले भी बोल चुके हैं कि आकर हमारे घर में आप ऑफिस खोल लीजिए। तो सवाल है कि 2017 में आपने आरोप लगाया, छापा मारा, कुछ नहीं मिला। पिछले दिनों राबड़ी जी के आवास पर छापा मारा, कुछ नहीं मिला। तो सारे लोग अब समझ रहे हैं, पूरे देश के लोग समझ रहे हैं, और बिहार जो है सो क्रांति की भूमि रही है, लोकतंत्र की जननी कहा जाता है बिहार को। तो बिहार को इन्होंने छेड़ा है तो बिहार छोड़ेगा नहीं, और बिहार जो है सो इनके लिए, भाजपा के लिए कब्रगाह साबित होगा। और बिहार से जो लड़ाई शुरू हुई है, समाजवाद की लड़ाई जो शुरू हुई है, पर ये लड़ाई तो कईयों बार शुरू हो चुकी है ना चित्ररंजन जी, और हर बार आप लड़ाई के लिए पिच ही बदल देते हैं। कभी बैटिंग कर रहे होते हैं, कभी बॉलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन आप जो है मैन ऑफ द मैच रहते हैं, ये तो सबको भी पता है। और नीतीश साहब के साथ कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। बहरहाल इस पर हम चर्चा फिर कभी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अभी तो ये मसला बहुत आगे जाना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।